हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर। आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है क्योंकि आज के दिन मैं आपके लिए लेकर आया हूं डेली लाइफ वाली इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल होने वाले कमाल कमाल के वर्ड्स। अब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आम बोलचाल में इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और अगर आपके सामने कोई ऐसे वर्ड्स बोल दे और आपको इसकी हिंदी ना पता हो तो घोर बेइज्जती हो जाएगी। बट अब नहीं होगी, क्योंकि आज मैं इन वर्ड्स को आपके सामने सेंटेंस में एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ उनकी हिंदी भी बताऊंगा। अब ये डेली लाइफ में इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले कमाल के इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं डेली लाइफ वाली इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले कमाल कमाल के वर्ड्स। आप जरा इस सेंटेंस पर नजर मारो। लिखा है आई पुट अप इन दिल्ली। अब ये सेंटेंस इंटरव्यू के टाइम, इंट्रोडक्शन के टाइम बहुत ज्यादा बोला जाता है। आई पुट अप इन दिल्ली, आई पुट अप इन हियर, आई पुट अप इन देयर। ये वो आपने सुना भी होगा, हो सकता है आपने बोला भी हो। अब इस सेंटेंस के अंदर एक फ्रेज है छोटा सा, उसे देखो, और वो है पुट अप। क्या मतलब होता है इस पुट अप का, तो आज मैं आपको बताता हूं। पुटअप का हिंदी में मतलब होता है रहना। ये लीव का अल्टरनेटिव कह सकते हैं, लीव का फ्रेज है। ये लीव माने रहना, वो वर्ब है, ये फ्रेज है। तो पुटअप माने होता है रहना। आपको कभी भी बोलना हो मैं यहां रहता हूं, मैं वहां रहता हूं, तो आप पुटअप का इस्तेमाल करेंगे। आई पुट अप इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। आई पुट अप इन नोएडा, मैं नोएडा में रहता हूं। आई डोंट पुट अप इन मुंबई, मैं मुंबई में नहीं रहता हूं। और एक चीज आपको बताऊं कि पुटअप के बाद अगर जगह का नाम आए, जैसा कि अभी जितने भी एग्जांपल्स दिए उनमें आ रहा था, किसी में नोएडा, किसी मुंबई, किसी में दिल्ली, तो पुटअप का मतलब है रहना। लेकिन पुटअप के बाद अगर किसी पहनने कपड़े, आई मीन का वेयरिंग चीज का नाम आ जाए, कोई पहनने वाली टाई है, टोपी है, शर्ट है, पैंट है, जूते हैं, कोई भी पहनने वाली चीज का नाम आ जाए, तो पुटअप का मतलब हो जाएगा फिर पहनना। आई पुट अप शर्ट, में शर्ट पहनता हूं। आई एम पुटिंग अप टी शर्ट, में एक टी शर्ट पहन रहा हूं। या फिर आई डोंट पुट अप अ हैट, मैं हैट नहीं पहनता हूं, हैट नहीं लगाता हूं। तो सही है, पुटअप का मेन यूज होता है रहना, लेकिन अगर आप चाहें तो पहनना के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पुटअप क्लियर हो गया। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब, जरा इस वाले सेंटेंस पर नजर मारो। लिखा है ओवरऑल 30 स्टूडेंट्स ओवर देयर। अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ वो तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसके अंदर देखो, एक वर्ड है ओवरऑल, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अब हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में भी ओवरऑल को काफी ज्यादा यूज करते हैं। पहले मैं आपको ओवरऑल की हिंदी बताता हूं। ओवरऑल का हिंदी में मतलब होता है लगभग, और ओवरऑल 30 स्टूडेंट्स वर देयर का मतलब है लगभग 30 विद्यार्थी वहां थे। अब कहीं पर भी आपको कोई लमसम आइडिया बताना है या फिर कोई संख्या बतानी है और उससे पहले बोलना है लगभग, तो आप ओवरऑल बोल सकते हैं। ओवरऑल 30 पीपल विल कम इन द पार्टी, यानी लगभग 30 लोग आएंगे पार्टी में। ओवरऑल आई टोल्ड एवरीथिंग, लगभग मैंने उसको सब कुछ बता दिया। ओवरऑल ही विल पास 10th क्लास, लगभग वो 10वीं तो पास तो कर ही लेगा जैसे तैसे। तो इस तरीके से जब भी आपको लगभग के साथ कुछ बोलना हो तो आप ओवरऑल का यूज कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को आप ओवरऑल बोलते हुए देखेंगे। आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप बोलना चाहें, लगभग मैं पहुंचने ही वाला हूं, लगभग मैंने उसे देख ही लिया था, लगभग मैं हिसाब लगा रहा हूं कि लगभग तुम्हारे 2000 रुपए बन रहे हैं, तो ओवरऑल आप इसे हिंदी के साथ साथ बोलिए। ओवरऑल तुम्हारे 2000 रुपए बन रहे हैं, ओवरऑल मैं पहुंचने ही वाला हूं, तो आप हिंदी के साथ बोलते हुए भी ओवरऑल यूज कर सकते हैं। सही है, याद रखना ओवरऑल। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब, नेक्स्ट वाला है ये वाला सेंटेंस। लिखा है एट लीस्ट यू शुड नॉट टेल अ लाई, एट लीस्ट यू शुड नॉट टेल अ लाई। अब बहुत सारे लोग, इसमें एक कमाल का वर्ड है उसको बोलते हैं, और वो है एट लीस्ट। अब एट लीस्ट का हिंदी में मतलब होता है कम से कम। एट लीस्ट यू शुड नॉट टेल अ लाई, कम से कम तुम झूठ तो मत बोलो, कम से कम तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये इसका मतलब हुआ। अब कभी भी ऐसा कोई सेंटेंस आपको बनाना है जब आपको बोलना हो कम से कम, और ये वर्ड पॉपुलर भी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो आप बोलेंगे एट लीस्ट। एट लीस्ट सिट डाउन, कम से कम बैठ तो जा, सर पे खड़ा रहेगा क्या। एट लीस्ट टेल मी योर नेम, कम से कम अपना नाम ही बता दे, क्यों नहीं बता रहा। एट लीस्ट आई वांट टू गेट 30,000 पर मंथ, कम से कम मुझे 30,000 रुपए महीना चाहिए, इतना इससे कम नहीं लूंगा। तो आप आपका अपनी कन्वर्सेशन में एटलीस्ट का यूज कर सकते हैं, और आप हिंदी के साथ भी इसे बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में एटलीस्ट बनाए। एटलीस्ट मुझसे बात तो करो, एटलीस्ट अपना नंबर तो दे दो, एटलीस्ट मुझे वहां तक तो छोड़ दो, तो कम से
कम से कम आप जब इसे बोलेंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये भी कॉमन है और बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं। तो सही है, एटलीस्ट। आओ एटलीस्ट अब नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला सेंटेंस है His sense of humor is too good. His sense of humor is too good. अब इस तरीके के सेंटेंसेस भी आपने अपने डेली लाइफ में जरूर सुनेंगे। अरे उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, ये मैंने हिंदी बता दी इसकी, लेकिन अभी सेंस ऑफ ह्यूमर की हिंदी नहीं बताई। His sense of humor is too good. उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। हम अक्सर लोगों को कहते सुनते तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, उसका अच्छा है, उसका अच्छा नहीं है। तो क्या होता है ये सेंस ऑफ ह्यूमर? अब इसी तरीके का सेंटेंस यहां पर है जिसके अंदर ये सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो सुनो, सेंस ऑफ ह्यूमर की हिंदी होती है मजाक में लेने का अंदाज। ये मैंने अपनी देसी भाषा में आपको और आसान करके बता रहा हूं, इसीलिए मजाक में लेने का अंदाज मतलब कोई भी बंदा अगर आप उससे कोई बात करें तो उसमें से जोक्स निकाल लेना, उसको हल्के से मजाक में ले जाना, या उसको बड़ी स्लाइटली ले लेना, या उसको बड़े अच्छे अंदाज में बयान करना, सेंस ऑफ ह्यूमर कहलाता है। एग्जाम्पल बड़ा वाला है ना, कपिल शर्मा। अब कोई भी बात बोलो कपिल शर्मा से, उसमें से जोक निकाल लेता बंदा, उसमें से कमाल की बातें निकाल लेता कि लोगों को हंसी आ जाती है। तो इसका मतलब कपिल शर्मा का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। अब आप खूब बनाओ, योर सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तगड़ा है। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी गुड, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आई डोंट हैव सेंस ऑफ ह्यूमर, मुझे में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, मुझसे कोई बात करे मुझे बात करनी नहीं आती, कैसे मैं किसी से बात करूं? तो बात करने का अच्छा अंदाज, बात करने का मजाकिया अंदाज सेंस ऑफ ह्यूमर कहलाता है। आप इस वाक्य सेंट शब्द को हिंदी में भी बोल सकते हैं, अरे यार उसके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर तगड़ा भाई साहब, ओ भाई साहब कपिल शर्मा का सेंस ऑफ ह्यूमर देखा है, कमाल का है, उसके अंदर तो सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है। तो इस तरीके से आप हिंदी के साथ ही बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया, सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब बातों को मजाक में लेने का अंदाज, मजाक करने का नहीं, मजाक उड़ाने का नहीं, मजाक में लेने का। मतलब मैंने कहा यार पेट से बाहर निकल रहा, तुमने उस पर कोई जोक बना दिया, अचानक से ओ भाभी जी की मार ज्यादा खा रहे हो आजकल, तो इसका मतलब तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। कितना चीप जोक मारा मैंने, सही है, क्लियर हो गई बात। तो सेंस ऑफ ह्यूमर, वैसे मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर पता नहीं कैसा है। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, माय ब्रदर बॉट अ ड्यूरेबल मोबाइल, माय ब्रदर बॉट अ ड्यूरेबल मोबाइल। अब इसके अंदर एक वर्ड है ड्यूरेबल। अब ऐसा आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपनी लाइफ में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि जिसमें ये वर्ड आता है ड्यूरेबल, ये वो नहीं, ड्यूरेबल की बात हो रही है, ड्यूरेबल आता है। क्या मतलब होता है इसका? तो ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, और माय ब्रदर बॉट अ ड्यूरेबल मोबाइल का मतलब मेरे भाई ने टिकाऊ मोबाइल खरीदा। अब कुछ लोगों को यही नहीं पता टिकाऊ का मतलब क्या, मतलब कहीं टिकाना है क्या? नहीं, टिकाना नहीं है। कहने का मतलब है जो चीज ज्यादा चले, जिसकी लाइफ ज्यादा हो, उसे टिकाऊ कहते हैं, उसे इंग्लिश में ड्यूरेबल कहते हैं। जैसे चाइनीज मोबाइल इज नॉट ड्यूरेबल, चाइनीज मोबाइल भैया टिकाऊ नहीं है। पता नहीं चाइनीज बीमारी भी ड्यूरेबल क्यों हो रही है, ये भी ड्यूरेबल ना हो तो अच्छी बातें खत्म हो जाए जल्दी से। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं योर पेंट इज ड्यूरेबल, भैया पेंट बड़ी अच्छी लगा, कंपनी के प्लास्टिक के लोहे की पेंट तो ड्यूरेबल है, टिकाऊ है, मतलब जल्दी नहीं फटेगी। इसी तरीके से आप कह सकते हैं दिस मोबाइल इज ड्यूरेबल, ये मोबाइल टिकाऊ है। आप इसे हिंदी में भी बोल सकते हैं, भैया कोई ड्यूरेबल चटाई दिखाओ। तो ड्यूरेबल चटाई का क्या मतलब? कोई ऐसी चटाई जो जल्दी ना फटे, जल्दी खराब ना हो, जरा कंपनी की हो। अरे यार ड्यूरेबल कपड़े नहीं है मेरे पास, कोई ऐसे कपड़े नहीं जो लंबे समय तक चले। तो जिनकी लाइफ ज्यादा हो, जो ज्यादा टिकाऊ हो, जो मतलब जो आप खरीदने के बाद उनकी जो लाइफ, बोल तो दिया बार बार बोल रहा हूं, ज्यादा चले, उसे ड्यूरेबल बोलते हैं। अब भाई साहब एप्पल का फोन खरीद लो, ड्यूरेबल होता है, खूब चलता है, ठीक है, सैमसंग का भी चलता है, माय फेवरेट, सही है। तो ड्यूरेबल यानी टिकाऊ, कोई चीज ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाली, चलने वाली। आओ नेक्स्ट, मेरी माय वीडियो इज आल्सो ड्यूरेबल। नेक्स्ट वाला देखो। और भाई साहब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, इट हैज अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। अब इस तरीके के सेंटेंस भी आप देखते होंगे जिसमें ये वर्ड आता है लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग नहीं लिखा कभी, कच्चे की लास्टिक लॉन्ग है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग। अब लॉन्ग लास्टिंग का क्या मतलब होता है? तो लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है लंबे समय तक। अब देखो अभी मैंने आपको ड्यूरेबल बताया था और अब लॉन्ग लास्टिंग बता रहा हूं, फर्क क्या है पहले मैं इस सेंटेंस की हिंदी बता दूं। अब इसका मतलब है इसका असर इंसान के शरीर पर लंबे समय तक रहेगा। अब ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, जो ज्यादा दिनों तक खराब ना हो। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब होता है कोई चीज ज्यादा दिनों तक चलती रहे। मतलब ऐसा नहीं है कोई खरीदी उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, बल्कि उसके इफेक्ट की बात हो रही है, वो लंबे समय तक चले, लॉन्ग लास्टिंग बोलते हैं। आप चाहे तो किसी प्रोडक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक चलेगा, ड्यूरेबल की जगह। मतलब मीनिंग सिमिलर ही है लेकिन थोड़ी सी अलग अलग
लगे। अब भैया जैसे किसी भी चीज का इफेक्ट है, कोई भी चीज है जो बहुत लंबे समय तक चलेगी वो लॉन्ग लास्टिंग है। अरे भाई यूट्यूब की कंट्रोवर्सी लंबे समय तक चलेगी, दिस कंट्रोवर्सी इज लॉन्ग लास्टिंग, ये कंट्रोवर्सी लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक चलने वाली है। यहां ड्यूरेबल नहीं बोलेंगे, टिकाऊ नहीं है कि ये खराब नहीं होगी, वो खराब होने के ऊपर बोलते हैं ड्यूरेबल, लॉन्ग लास्टिंग है। या फिर बोल सकते हैं जैसे कि हाँ, योर लाई इज लॉन्ग लास्टिंग, तुम्हारा झूठ लंबे समय तक चलेगा, ये बहुत गलत करा तुमने, कितनों की जिंदगी तबाह करेगा। और इस तरीके से आप खूब सारे बोल सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग, हिज नॉलेज इज लॉन्ग लास्टिंग, उसकी नॉलेज बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। आप इसे हिंदी में भी यूज कर सकते हैं, भाई साहब बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट है इसका, इस दवाई की जो मतलब जो क्षमता है ना वो लॉन्ग लास्टिंग है, यानी लंबे समय तक चलने वाली है। तो इस तरीके से होता है लॉन्ग लास्टिंग, यानी लंबे समय तक चलने वाला। सही है, अब इसकी लास्टिक तुम खींचो और इसको बनाओ। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला सेंटेंस है ही टोल्ड अ हिलेरियस जोक, ही टोल्ड अ हिलेरियस जोक। अब इस सेंटेंस को देखो, इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है हिलेरियस। अब ये भी आपने कई बार सुना होगा, क्या पता ये वाला सेंटेंस सुनाओ कि ही टोल्ड अ हिलेरियस जोक। अब आप अक्सर सोचते हैं हिलेरियस का मतलब क्या होता है, तो हिलेरियस का मतलब जैसा इंग्लिश में वैसा ही होता है हिंदी में भी, हिला डालने वाला, हिला देने वाला, मतलब मजेदार, मतलब बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं अमेजिंग, उसे हिलेरियस कहते हैं। मतलब इसका मतलब है कि उसने एक हिला देने वाला जोक सुनाया, एक मजेदार किस्सा या एक मजेदार जोक सुनाया। अब आप इसमें बहुत सारी चीज बना सकते हैं, दिस इज अ हिलेरियस प्लेस, ये हिला देने वाली जगह है, नहीं मजेदार जगह है। यू आर अ हिलेरियस पर्सन, तुम एक मजेदार पर्सन हो, तुम एक हिला देने वाले पर्सन हो, बहुत कमाल के पर्सन हो। दिस इज अ हिलेरियस बुक, ये कमाल की किताब है, हिला देने वाली किताब है। या फिर आप इसे हिंदी में भी बोल सकते हैं अपनी नॉर्मल भाषा में, अरे किसी हिलेरियस सी जगह पर मुझे लेके चलो, अरे बड़ा हिलेरियस बंदा है वो तो, भाई साहब क्या हिलेरियस वीडियो ही है, भाई साहब क्या हिलेरियस बात बोली उसने। तो आप हिलेरियस का यूज कर सकते हैं अमेजिंग की जगह, ऑसम की जगह, सुपर की जगह, इसका मतलब भी यही होता है कमाल का, मजेदार, हिला देने वाला। तो आप बोलिए हिलेरियस है, ये भी आपको हिलाएगा। सही है, तो याद रखना हिलेरियस। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला सेंटेंस है यू रॉक इन द पार्टी, यू रॉक इन द पार्टी। अब इसके अंदर एक वर्ड है रॉक, इसका क्या मतलब है? रॉक माने तो चट्टान होता है, यू रॉक इन द पार्टी, तुम पार्टी में चट्टान बन जाओगे। या रॉक माने तो वो WWE का फाइटर होता है, यू रॉक इन द पार्टी, तुम पार्टी में रॉक बन जाओगे, बॉडी बॉडी दिखाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉक का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है इंग्लिश में, इसका मतलब होता है धमाल मचाना। यू रॉक इन द पार्टी, तुम पार्टी में धमाल मचाते हो, मजा बांध देते हो, बहुत बढ़िया करते हो। अब आप जब भी कहना चाहते हैं धमाल से लेकर कोई सेंटेंस, तो आप रॉक का यूज कीजिए। दिस सॉन्ग विल रॉक इन द वर्ल्ड, ये गाना दुनिया में धमाल मचा देगा। दैट गर्ल वाज रॉकिंग इन द पार्टी, वो लड़की पार्टी में धमाल मचा रही थी। माई पोएट्री विल रॉक, मेरी पोएट्री धमाल मचा देगी। इस तरीके से आप खूब सारे बना सकते हैं। और अब आप रॉक स्टार मतलब धमाल मचाने वाला सितारा, जो बहुत ज्यादा, जिसके मतलब बड़ी संख्या में फैन फॉलोइंग हो, जिससे देखते ही लोग एकदम हिल जाते हो, पागल से जाते हो, उसे रॉक स्टार कहते हैं। वो इसी से मिलकर बना है। तो सही है, यू रॉक मतलब तुम धमाल मचा दोगे, तुम धमाल मचा देते हो, ऐसे कहते हैं। कोई स्टेज पर जा रहा है, हम कहते हैं तो भाई साहब यू रॉक मतलब तुम धमाल मचा देते हो। अब यहां सब हिलने वाले, कमाल की चीज सुनाने वाले हो तुम। तो सही है। अब पहाड़ी मत समझना, इसका मतलब यू पहाड़ी, ऐसे नहीं, यू रॉक मतलब, क्योंकि रॉक का मतलब होता है पहाड़ी या चट्टान या पहाड़, पथरीला वाला, ठीक है, जैसे माउंटेन होता है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। अब भैया जरा इस वाले सेंटेंस पर नजर मारो, ही इज अ सो कॉल्ड एक्टर, ही इज अ सो कॉल्ड एक्टर। अब इसके अंदर एक वर्ड देखो, एक फ्रेज कह सकते हैं इसे, सो कॉल्ड, और ये बहुत सुनने में आता है, लोग अक्सर कहते हैं सो कॉल्ड, सो कॉल्ड। अगर नहीं भी सुना है आपने तो आज सुन लो, और आज सुनने के बाद इसका यूज करना। सो कॉल्ड का हिंदी में मतलब होता है कहा जाता है, कहा जाता है। अब ही इज अ सो कॉल्ड एक्टर का मतलब है उसे एक एक्टर कहा जाता है, उसे एक एक्टर समझा जाता है। मतलब दुनिया के द्वारा किसी को कुछ कहा जाए, किसी नाम से पुकारा जाए, किसी चीज का मतलब जो है कुछ समझा जाए, तो उसे सो कॉल्ड कहते हैं। जैसा हम कहें दिस मूवी सो कॉल्ड ट्रेजेडी, इस मूवी को बहुत दुख भरी समझा जाता है, इस फिल्म को बहुत दुख भरी कहा जाता है। दिस प्लेस इज सो कॉल्ड हॉन्टेड, इस जगह को बहुत डरावना माना जाता है, इस जगह को बहुत डरावना समझा जाता है। यू आर माई
माई सो कॉल्ड ब्रदर, तुम्हें मेरा भाई समझा जाता है, दुनिया ये जानती है कि तुम मेरे भाई हो, दुनिया कहती है कि तुम मेरे भाई हो, तो सो कॉल्ड माना जाता है, समझा जाता है, ऐसा कहा जाता है, उसको कहते हैं सो कॉल्ड, जिसे दुनिया पुकारे। जैसे हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, क्या कहें, हाँ, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, ये कहावत है, ठीक कहावत क्या, ये मतलब फैक्ट है, तो इसे ऐसे कहेंगे, जापान इज सो कॉल्ड अ कंट्री ऑफ राइजिंग सन, इस तरीके से भी कह सकते हैं, जापान इज सो कॉल्ड अ कंट्री ऑफ राइजिंग सन। तो आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं सो कॉल्ड को लेकर, यानी ये उसे कहा जाता है, ये उसका नाम रखा गया है। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है, दिस मैच विल बी प्लेड ऑन द बिहाफ ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब इसके अंदर एक वर्ड है ऑन द बिहाफ ऑफ, ये पूरा एक फ्रेज सा बन रहा है। अब ऑन द बिहाफ ऑफ का मतलब क्या है, और आपने बहुत सुना होगा इसके बिहाफ पे आया हूं, उसके बिहाफ पे, ये बिहाफ पे, अब यहां पर आ गया ये ऑन द बिहाफ ऑफ। इंग्लिश में क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब है की ओर से, की तरफ से, की ओर से, ये मैच दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से खेला जाएगा, इसका ये मतलब हुआ। आज जब भी आपको कुछ कहना हो कि किसी की तरफ से ये चीज है या किसी की ओर से, तो आप कह सकते हैं, जैसे दिस मैसेज इज ऑन द बिहाफ ऑफ माय प्रिंसिपल, ये मैसेज मैं लेके आया हूं लेकिन मेरी तरफ से नहीं है, मैं अपने सर की तरफ से लेकर आया हूं, ऑन द बिहाफ ऑफ माय प्रिंसिपल, अपने प्रधानाचार्य की तरफ से लेकर आया हूं। आप और कह सकते हैं जैसे कि दिस इंफॉर्मेशन इज ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूज चैनल्स, ये इंफॉर्मेशन न्यूज चैनल्स की बिहाफ से आई है, उनकी तरफ से आई है। या फिर आप इसे हिंदी में भी यूज कर सकते हैं, जैसे सर के बिहाफ से मुझे आपके लिए आपसे एक इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी मैं पूछना चाहता हूं जो मुझे नहीं पूछना, वो सर ने पूछवाया है, सर के बिहाफ से, हिंदी में बिहाफ लगा दिया तो इसका मतलब उन्होंने करवाया ये काम उनकी तरफ से। जैसे आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ से भाई साहब खाना बट रहा है, यानी सरकार की तरफ से, सरकार ने करवाया है। तो जब भी कहना हो की ओर से, की तरफ से, तो आप इंग्लिश में ऑन द बिहाफ ऑफ, या हिंदी में खाली बिहाफ शब्द यूज कीजिए, या हिंदी में खाली बिहाफ शब्द यूज कीजिए, तो भाई साहब आप मजा बांध देंगे, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलेंगे। सही है, क्लियर हो गई बात। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है इट्स एनफ, आई विल नॉट बेयर मोर। अब देखो यहां पे लिखा है इट्स एनफ, आई विल नॉट बेयर मोर, इसका क्या मतलब है वो तो बाद में जानेंगे, लेकिन इसके अंदर पहले एक वर्ड देखो, एनफ। अब ये जो एनफ है ये भी बहुत ज्यादा बोलचाल में आता है, लोग अक्सर इसका यूज करते हैं, वो एनफ क्या होता है, क्या होता है, कैसे बोलते हैं, तो सुनो, एनफ का मतलब होता है काफी, बहुत, इट्स एनफ, बस बहुत हो गया, आई विल नॉट बेयर मोर, अब और नहीं सहूंगा, बेयर माने सहना, अब और नहीं सहूंगा। अब आप एनफ को लेकर कमाल कमाल के सेंटेंस बना सकते हैं, एनफ इज एनफ, बस बहुत हो गया, पानी सर के ऊपर से चला गया, ऊपर हो गया, अब नहीं सहूंगा, एनफ इज एनफ बोलते हैं। या फिर यू आर डूइंग एनफ विद मी, तुम मेरे साथ बहुत कर रहे हो, काफी कर दिया, अब इतनी मेरी मदद मत करो, चलो भैया बहुत हो गया, ठीक है। और आप बोल सकते हैं जैसे कि इट्स एनफ, बस बहुत हो गया, जैसे ऊपर सेंटेंस में लिखा है, खाली इतना ही बोल सकते हो आप, इट्स एनफ। तो आप इसको जो है क्या नाम है खूब डेली लाइफ में यूज कीजिए, और जहां भी आपको बोलना हो काफी, बहुत, वहां पे एनफ बोलिए। आप हिंदी में भी इसका यूज कर सकते हैं, बस यार एनफ है, एनफ है, एनफ है, एनफ का मतलब है काफी है, अब और मत कर, किसी ने खाना दिया रे यार एनफ हो गया, बस काफी, एनफ है, एनफ का मतलब बहुत हो गया, तो काफी है या बहुत है, एनफ। सही है ना, कफ सा लग रहा है तो। आओ नेक्स्ट वाला देखें, और भाई साहब नेक्स्ट वाला है डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल टॉकिंग, डोंट इंटरप्ट मी व्हाइल टॉकिंग। अब इसमें देखो एक वर्ड है इंटरप्ट। अब ये जो इंटरप्ट है ये भी अक्सर बहुत ज्यादा यूज में आ जाता है, और लोग इसको ढूंढ लगते हैं इंटरप्ट क्यों आया, क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूं। इंटरप्ट का मतलब होता है बीच में रोकना, बांधा डालना, रोक देना, यानी किसी काम में किसी चीज में रुकावट डालना, इंटरप्ट कहलाता है। मुझे मत रोको जब मैं बोल रहा हूं, मुझे बोलते टाइम मत रोको, इसका ये मतलब है जो ऊपर लिखा है। अब इंटरप्ट को लेकर आप कमाल कमाल के सेंटेंस बना सकते हैं, व्हाई डिड यू इंटरप्ट द सॉन्ग, भैया अच्छा खासा गाना बज रहा था, तूने क्यों रोक दिया, यू आर इंटरप्टिंग माई लाइफ, तुम मेरी जिंदगी में रुकावट डाल रहे हो, डोंट इंटरप्ट मी, आई वांट टू स्टडी, मुझे रुकावट मत डालो मेरी पढ़ाई में, मैं पढ़ना चाहता हूं। या फिर आप इसे हिंदी के साथ यूज कर सकते हैं, मम्मी इंटरप्ट कर रहा है, मुझे पढ़ने नहीं दे रहा, अरे भैया फिल्म चल रही है इंटरप्ट मत कर, अरे ओए वीडियो देख रहा हूं मुझे इंटरप्ट मत कर, लाइक करने दे, लाइक कर देना प्लीज। तो आप इंटरप्ट को लेकर भी कमाल कमाल के सेंटेंस बना सकते हैं। तो याद रखना, रुकावट डालना, बांधा डालना, बांध बाप जो भी ये बांध के डाल लेना। सही है, क्लियर हो गई बात। आओ नेक्स्ट वाला देखें भाई साहब, नेक्स्ट वाला है सेंटेंस शी इज अ केयरिंग मदर, शी इज अ केयरिंग मदर। अब इसके अंदर एक वर्ड देखो क्या है, और वो है केयरिंग। केयरिंग, अब केयरिंग का क्या मतलब होता है भैया, ये केयरिंग क्यों आता है लिखा हुआ, बहुत सारी वो जगह आपने देखा होगा, या यही वाला सेंटेंस भी सुना होगा। तो केयर मतलब होता है ध्यान रखना, ख्याल रखना, केयरिंग मतलब होता है ध्यान रखने वाला, ख्याल रखने वाला। शी इज अ केयरिंग मदर, वो एक ख्याल रखने
रखने वाली माता है, वो एक ऐसी माँ है जो ख्याल रखती है। अब आप केयरिंग को लेकर बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। आई एम अ केयरिंग हस्बैंड, मैं एक ऐसा पति हूं जो बहुत ख्याल रखता हूं अपनी पत्नी का। यू आर अ केयरिंग चाइल्ड, तुम्हें कैसे बेटे हो, तुम्हें कैसे बच्चे हो जो बहुत ख्याल रखते हो। या फिर दिस कंपनी इज नॉट केयरिंग, कंपनी का भी बोल सकते हैं, अरे कंपनी केयरिंग नहीं है यार, अपने एम्प्लॉइज की केयर ही नहीं करती है। या फिर आप और भी जगह केयरिंग का यूज कर सकते हो। और आप इसे हिंदी में भी बोल सकते हो, अरे हमारा बॉस जो है ना केयरिंग नहीं है, वो अब इतना चाहता चल रहा है वायरस फिर भी बुला लेता है, अरे यार वो जो ड्राइवर है ना केयरिंग नहीं है, यूं ही चलाता गाड़ी उल्टी सीधी, उसे यही परवाह नहीं है कि पीछे सवारी बैठी हुई है। तो केयरिंग मतलब परवाह करने वाला, ख्याल रखने वाला। सही है, इसे हिंदी इंग्लिश कहीं जाए जो चाहे यूज करो, फेसबुक व्हाट्सएप कहीं भी कर लो। आओ नेक्स्ट वाला देखें भाई साहब, नेक्स्ट वाला है आई एम डन विद हिम। ये तो आपने जरूर सुना होगा, नहीं सुना तो कोई नहीं, आप सुन लो। आई एम डन विद हिम। अब इसमें एक वर्ड है, वो है डन। अब डन का मतलब तो होता है करना, डू डिड डन, ये उसी की थर्ड फॉर्म से लग रही है। लेकिन आई एम डन विद हिम का यहां मतलब नहीं है कि करना, यहां डन का मतलब है तंग आ जाना, ऊब जाना, किसी से परेशान हो जाना। आई एम डन विद हिम, मैं उससे तंग आ गई हूं या गया हूं भी कर सकते हैं, यानी मुझे उससे छुटकारा चाहिए। अब इसका इस्तेमाल आप खूब जगह कर सकते हो, जैसे आई एम डन विद माई जॉब, मैं अपनी नौकरी से तंग आ गया हूं, उसे छोड़ना चाहता हूं। आर यू डन विद दिस प्लेस, क्या तुम इस जगह से तंग आ गए हो। आई एम डन विद योर टॉक्स, मैं तुम्हारी बातों से तंग आ गया हूं। तो किसी चीज से भी तंग आए, आई एम डन विद के बाद वो चीज का नाम रख दो तो तंग आ गए। या कोई और आ गया तो आई की जगह कुछ और लगा दो, राहुल इज डन, सचिन इज डन, शी इज डन, ही इज डन, ऐसे कर सकते हैं। और एक चीज और बताऊं, अगर डन विद के बाद आप किसी चीज का नाम रखने की बजाय ब्रेकफास्ट, डिनर या फिर आप लंच कर दें तो इसका मतलब है वो कर लिया है। आई एम डन विद ब्रेकफास्ट, यानी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, फिर वहां ये मतलब नहीं है कि ब्रेकफास्ट से तंग आ गया हूं मैं। बस ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनको लगाने का मतलब है कर लिया है, और कुछ और लगाने का मतलब है तंग आ गया हूं, ऊब गया हूं, मेरे दिमाग भिन्नोट हो गया है, मैं अब और नहीं जी सकता इसके साथ। सो आई एम डन विद हिम, मैं उससे तंग आ गई हूं, बेचारी अब दूसरा बॉयफ्रेंड तलाशेगी। लेकिन अभी तो लॉकडाउन चल रहा है बहन, इसी से काम चला भी। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भाई साहब नेक्स्ट वाला है आई एम लुकिंग फॉर अ गुड जॉब। अब ये वाला सेंटेंस भी आपने कई बार सुना होगा, रिज्यूमे पिज्यूमे में भी लिख के रखते हैं, बायोडाटा में, आई एम लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई एम लुकिंग फॉर ये, आई एम लुकिंग फॉर वो। अब इसमें एक वर्ड है, एक फ्रेज है लुक फॉर, जिसमें आईएनजी लगा हुआ है, वो कंटीन्यूअस टेंस की वजह से। लुक फॉर का क्या मतलब होता है जानते ही, फिर इसकी मीनिंग तो अपने आप पता चल जाएगी। लुक फॉर का मतलब होता है तलाशना, ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, में एक नौकरी तलाश रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड जॉब, में एक अच्छी नौकरी तलाश रहा हूं। लेकिन नौकरी हो या छोकरी या टोकरी या कुछ भी चीज तलाशें, आप सर्च की जगह लुक फॉर का यूज कर सकते हैं। कमाल का फ्रेज है ये। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई पॉकेट, में भैया अपना पर्स तलाश रहा हूं, पता नहीं कहां गिर गया। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या तलाश रहे हो भैया। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड प्लेस, में कोई अच्छी जगह तलाश रहा हूं जहां मैं रुक सकूं। इसी तरीके से ही वॉज लुकिंग फॉर मनी, वह पैसे तलाश रहा था। ही लुक्ड फॉर अ जॉब, उसने एक नौकरी तलाशी, पास्ट का हो गया ये। तो आप अलग अलग तरह से इसमें सेंटेंसेस बना सकते हैं। लुक फॉर यानी तलाशना, हिंदी में ही बोल सकते हैं यार एक जॉब लुक फॉर कर रहा हूं मैं, जॉब लुक फॉर मतलब तलाश रहा हूं। तो भाई साहब आज मैंने आपको सिखाए कुछ डेली लाइफ में मोस्ट इंपोर्टेंट इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश के वर्ड्स, और इनमें से बहुत सारे आपने अपनी लाइफ में जरूर सुने होंगे, जो अब आपके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा हो गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद कि अब आप बोलने भी लगेंगे। अब बारी है आपके होमवर्क की, एक यू वर्क की, जो होमवर्क पे करेंगे आप। मैडम लगाओ, ये रहा भैया आपका होमवर्क। यहां पर कुछ वर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आपको सेंटेंस में करना है, यानी वाक्य में प्रयोग करने हैं। इन वर्ड्स के ऊपर एक सेंटेंस बनाना है, एक मतलब ये जितने भी चारों के चारों, इनके ऊपर एक एक सेंटेंस बनाना और इस वीडियो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। सेंटेंस आप जो चाहे मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन वर्ड्स ये यूज करने। कोशिश करना चारों पे बना देना, नहीं तो एक या दो पे तो बना ही देना, इतना तो कर ही लेना। मैं हर्ट दूंगा, बाकी बच्चे भी लाइक करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तेरी अच्छा हुआ हमने यहाँ पोस्ट करा, एक हर्ट मिला हमें, सही है। तो इस तरीके से आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो, कमाल के डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले फ्रेजेस के ऊपर। आई एम श्योर आपकी नॉलेज बढ़ गई होगी। अब आप जाते जाते अपना कर्तव्य निभाइए, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।